नमस्कार, जय हिंद। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकाश सहकांत। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल R2C एकेडमी पर। और आज हम आपके लिए फिर लेकर आ चुके हैं क्लास 10th प्रकाश का परावर्तन। और इसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यह इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो होने वाला है। अगर आप इसका लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो लेक्चर वीडियो का लिंक जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर वहाँ से आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक है। प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा और प्ले लिस्ट के लिंक में होगा जितने भी चैप्टर होंगे साइंस के, फिजिक्स के, वो सभी चैप्टर का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लेक्चर वीडियो के साथ साथ ऑब्जेक्टिव वीडियो भी। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वो आपको एकदम क्लियर, जितने भी डाउट होंगे सभी डाउट को क्लियर कर देगा। और साथ ही साथ यहाँ पे भी जो कुछ भी डाउट बचने वाला होगा लेक्चर में, वो सभी ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव में हम आपको एकदम तोड़ तोड़ कर ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी ऑब्जेक्टिव आएंगे उस सभी को मतलब क्यों इसका आंसर होगा वो कारण हम बताने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन होने वाला है दर्पण सूत्र है। यह क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन इसलिए रखे हुए हैं कि हम पोल लिए हुए थे, कुछ दिन पहले पोल किए हुए थे। आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, देख सकते हैं अभी सामने आपको स्क्रीनशॉट मिल रहा होगा। उसमें मैक्सिमम बच्चे ने गलत किया है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्या किए हैं, गलत किए हुए हैं। उनको अभी तक दर्पण सूत्र मालूम नहीं है। तो देखिए दर्पण सूत्र जो होता है ना, 1/v + 1/u = 1/f होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम सिद्ध भी किए हुए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाकर उसको भी आप एक बार विजिट करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं सबसे पहले। देखिए आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा जो है 2 दर्पण बनाता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब 2 दर्पण बनाता है। कौन कौन बनाता है, तो एक बनाता है समतल, समतल, और दूसरा क्या बनाता है, उत्तल। समतल और उत्तल दर्पण दोनों मिलकर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी डी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे ना बाबू, हाँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है उसके बारे में आपको हम लेक्चर वीडियो में काफी डिटेल्स में बताए हुए हैं। जाकर एक बार विजिट कीजिए वीडियो को, इसको देखते हैं। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है ना, वो हमेशा काल्पनिक होती है। काल्पनिक का मतलब होता है वो प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा। काल्पनिक का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब जो होगा सीधा होगा और बराबर होगा। समतल दर्पण में बराबर होगा समतल दर्पण में, लेकिन काल्पनिक का जो मतलब होता है वो होता है सीधा। और उसे हम क्या बोलते हैं, आभासी भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी में है वास्तविक तथा सीधा। जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो सीधा कभी नहीं हो सकता है। जो वास्तविक होगा उसका मतलब है कि वो उल्टा ही होगा, और जो सीधा होगा उसका मतलब काल्पनिक होगा अथवा आभासी होगा। वास्तविक और उल्टा ये भी नहीं हो सकता है। आभासी तथा बराबर होगा। तो आपको हम बताएं जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो आभासी भी होगा और काल्पनिक भी होगा। आभासी का मतलब ही काल्पनिक होता है, उसका 2 नाम है, आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए। तो आभासी और बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। देखिए कोई गोलीय दर्पण है तो उसका फोकस दूरी जो होगा वक्रता त्रिज्या की तुलना में क्या होगा। तो देखिए वक्रता त्रिज्या जो होता है उसको हम किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। और जो आर होता है ना बाबू, वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। आर जो होता है 2f के बराबर होता है। 2f मतलब फोकस दूरी की दुगुनी के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में क्या होगी। वक्रता त्रिज्या की तुलना में क्या होगी, तो हमको फोकस दूरी पता करना है। तो अगर 2 इधर आ जाएगा तो यानी कि r/2 हो जाएगा, इक्वल टू f हो जाएगा। तो यानी कि वक्रता त्रिज्या का क्या हो जा रही है, यहाँ पे /2 कर दे, यानी कि आधी हो जा रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है।
अगला देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो देखिए आपको हम पढ़ाए हुए लेक्चर वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के जो ना 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। तल मतलब क्या होता है, तल यानी कि परावर्तक तल बोलिए या समतल बोलिए। जैसे कि ये कोई चीज है, इसका तल क्या होगा, यही ना होगा, ये जो पार्ट है यही ना इसका तल है, ये सब जो पार्ट है यही ना जिसका तल है। उसी प्रकार आपका फोन है, फोन के जो स्क्रीन है वही क्या है, उसका तल है, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम कहता है एंगल जो आई है ना वो बराबर होता है एंगल आर की। एंगल आई किसे बोलते हैं, तो आपतन कोण को, और एंगल आर किसे बोलते हैं, परावर्तन कोण को। यानी कि परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए आपको हम बताए हुए थे कि बड़ा प्रतिबिंब केवल एक दर्पण बनाता है जिसका नाम है अवतल दर्पण। और समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है। तो यानी कि अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण हमेशा बड़ा बड़ा बराबर बराबर, उसके बाद में क्या है, छोटा और बहुत छोटा बहुत बड़ा, यानी कि बड़ा बराबर छोटा, तीनों प्रकार के तस्वीर बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और अवतल दर्पण का एक और खासियत होता है आभासी और काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक बात इक्वल है, आभासी काल्पनिक कहिए, और उसके बाद में वास्तविक, यानी कि दोनों तस्वीर का निर्माण करता है। आभासी या काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब का निर्माण करता है। काल्पनिक वास्तविक दोनों प्रतिबिंब का निर्माण करता है, वो है अवतल दर्पण। इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी आपके लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं गोलीय दर्पण। क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता की त्रिज्या के बीच संबंध होता है। फोकसांतर का मतलब फोकस में अंतर, यानी कि आप इसको कह सकते हैं पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण में जो है ना फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो होता है, आपको हम बताए हुए थे, F बराबर जो होता है R/2 होता है। इसको सिद्ध भी किए हुए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, जाकर देख लीजिएगा। तो F बराबर जो होता है R/2, यानी कि फोकस दूरी जो होता है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हम इस 2 को ये भागा में है बराबर की इस पर लाएंगे तो गुणन हो जाएगा, यानी 2F जो हो जाएगा इक्वल टू R हो जाएगा। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी होती है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है। सबसे पहले ऑप्शन है R जो बराबर होगा 2R के बराबर होगा, जो कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरा है F जो बराबर होगा R के बराबर, ये भी पॉसिबल नहीं है। F जो है R/2 के बराबर होता है। R/2 यानी कि वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। तो ये बात क्या हो रहा है यहाँ पे, सत्य हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसका ऑप्शन नंबर डी भी देख ही लेते हैं। R बराबर F/2 होता है, R बराबर F/2 कभी नहीं होता है, इसका भी यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अभी आपको हम बताया समतल दर्पण हमेशा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका ऑप्शन पहला है वास्तविक, काल्पनिक, A+B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। हमें आशा है कि आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए हम हमेशा बनाते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फिजिक्स के जितने भी लेक्चर हैं सभी लेक्चर को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में जो है ना समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए जो हम लोग का दाढ़ी होता है ना बाबू, वो क्या होता है, छोटा छोटा होता है और हमको देखना पड़ता है कहाँ का शेप अच्छे से हुआ है, कहाँ पे अच्छा से नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमारा तस्वीर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और बड़ा तस्वीर को बनाता है एकमात्र दर्पण है जो बड़ा तस्वीर बनाता है, जिसका नाम जो है अवतल दर्पण है। यानी कि इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो देखिए आपको हम बताएं परावर्तन के 2 नियम हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों के चारों एक ही तल में होते हैं।
दूसरा नियम कहता है एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आई किससे बोलते हैं? आपतन कोण को बोलते हैं। एंगल आर किससे बोलते हैं? परावर्तन कोण को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है। लेकिन इसके ऑप्शन हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के। बाबू तो अभी आप प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं तो उसमें अपवर्तन आया कहाँ से? पॉसिबल नहीं है ना, ये भी गलत है। आपतन कोण बराबर होता है विचलन कोण के। ना बाबा ना, ये कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचलन कोण के बारे में ये आपको हम पढ़ाए हुए हैं लेक्चर वीडियो में। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो एक बार आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को जाकर देख लीजिए। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। और आपको वीडियो पसंद पे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 12 है। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिर होती है। देखिए कोई एक ऐसा दर्पण है यानी कि जिसका नाम है अवतल दर्पण, जिसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और आवर्धित। काल्पनिक मतलब होता है उल्टा, काल्पनिक यानी कि उल्टा, काल्पनिक यानी कि सीधा। बातों बराबर बात इक्वल पड़ता है ना बाबू। आपको हम बताया काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वो अपने कुछ साथ कुछ लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ओ बाबू सॉरी, यहाँ पे उल्टा हम लिख दिए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना बाबू हमेशा क्या करता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी आएगा तो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की बात हो रहा है अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण आवर्धित प्रतिबिंब तो बनाता है, लेकिन काल्पनिक और सीधा कहाँ पे बनाता है? तो देखिए वो जो बनाता है ना, तो वो बनाता है फोकस और पोल के बीच में बनाता है। फोकस और पोल के बीच में अगर किसी वस्तु को हम रख दें तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। जब हम अवतल दर्पण में, ये रहा हमारा अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में अगर हम फोकस के, ठीक है, फोकस और पोल, पी मतलब पोल और एफ मतलब फोकस, ठीक है। बड़ा एफ होता है यहाँ पे, हम बड़ा एफ इसी प्रकार लिखते हैं। आपको छोटा लग रहा हो तो आप वो मैनेज कीजिएगा। बड़ा एफ और पी के बीच में कोई कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर वस्तु को रख देते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और क्या होगा? बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। इसका राइट आंसर कहाँ पे हो जाएगा बाबू? देखिए दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। हाँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्रुव कहने का मतलब है दर्पण, हम उसको कह सकते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? देखिए हम बताया है आपको, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि वो अपने साथ उल्टा प्रतिबिंब को लेकर आएगा। तो उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब एक मात्र दर्पण बनाता है जिसका नाम है अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, लेकिन उसका जो क्वेश्चन का टाइप होगा, पूछने का प्रकार जो होगा, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा ना, वो विभिन्न होगा, यानी कि अलग अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके विभिन्न तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका कुछ भी लैंग्वेज हो सकता है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इसलिए आपको हम क्वेश्चन हर एक तरह के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किए हैं। एक ही क्वेश्चन को 5 तरह से बनाए हैं, 3 तरह से बनाए हैं, 2 तरह से बनाए हैं, जितना तरह से बनना चाहे उस तरह से बनाए हैं कि आपको एग्जाम में कभी भी कहीं भी दिक्कत ना हो। आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को लगाइएगा। आप लोगों को कितने स्कोर आया? इसमें लगभग 60 क्वेश्चन है, शायद 60 क्वेश्चन है। आपको 60 में कितना नंबर आया ये सभी आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा भी, सॉरी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है ना बाबू। उल्टा प्रतिबिंब एक ही दर्पण बनाता है जिसका नाम है अवतल दर्पण। उल्टा प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल दर्पण बनाता है। सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल, उत्तल और समतल, यानी कि सीधा प्रतिबिंब तीनों बनाता है। और हमसे पूछा जा रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, सीधा भी होता है उल्टा भी होता है, और इनमें से कोई नहीं होता। सीधा और उल्टा दोनों कौन बनाता है? ये बनाता है अवतल दर्पण बनाता है। एकमात्र इनमें से कोई नहीं है, इनमें सभी गलत है, तो ऐसा जल्दी होना संभव नहीं। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को ही देख लेते हैं। तो ये क्या है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित, अभी अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। आवर्धित मतलब होता है सीधा, प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है?
और सीधा भी चाहिए और बड़ा भी चाहिए, तो उसके लिए हम फोकस के अंदर रखेंगे। क्या करेंगे? फोकस के अंदर रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक ही है लेकिन ऑप्शन में फेरबदल है। हम बोले ना हर एक क्वेश्चन अलग अलग होगा, ऑप्शन अलग होंगे, भिन्न तरीके से पूछा गया होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जो टॉपिक आपके लेक्चर में अगर छूट भी गया होगा तो उसको ऑब्जेक्टिव में हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। अगर ऋणात्मक हो, अगर आवर्धन क्या हो, ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ऋणात्मक हो तो आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तो ऋणात्मक यानी कि उल्टा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इसके बारे में आपको हम लेक्चर वीडियो में बताए हुए, शायद वो पार्ट 4 वीडियो में आपको हम बताए हुए हैं। पार्ट 4 में इसके बारे में बताया हुआ, जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मोटर चालक के सामने दर्पण, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। देखिए चाहे वो मोटर चालक हो, चाहे वह बस चालक हो, या चाहे वह कोई भी गाड़ी हो, तो उसका जो साइड मिरर होता है ना बाबू, वो होता है उत्तल दर्पण। क्यों होता है कि उत्तल दर्पण जो होता है छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, वो अधिक होता है। क्या होता है? इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण का निर्माण उत्तल दर्पण यहाँ पे लगाया जाता है। इसके बारे में और गहन अध्ययन चाहिए तो उसके लिए आपको लेक्चर वीडियो देखना पड़ेगा। लेक्चर वीडियो में इस सभी बातों को बताया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो जाकर एक बार वीडियो को देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो देखिए बाबू, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो होता है अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता है। इस सभी के बारे में लेक्चर वीडियो में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो देखिए प्रकाश की किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आपको हम बताए हुए थे बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपको हम बताए हुए थे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और यहाँ पे ऑप्शन जो है ना बाबू, यहाँ पे जो भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, और यहाँ पर भी 8 है, और यहाँ पर भी 8 है। 4 8 है ना, ये चारों पावर में, यानी कि 10 टू पावर 8 होगा सब जगह। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है। तो आपको हम यहाँ पे बताए हुए थे किस प्रकार होता है। देखिए 3 लाख किलोमीटर होता है ना, 3 लाख किलोमीटर होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आपको हम बताए हुए थे किलो क्या एक प्रीफिक्स है, इसको हम बदल के 1000 कर सकते हैं। 1000 से गुना करेंगे यानी कि 3 जीरो और पड़ जाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, 3 जीरो पहले कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और जीरो हो जाएगा बाबू, यहाँ पे गया, 1 मिनट। हम सबको इरेज करते हैं, क्या सबको इरेज करते हैं। यहाँ पे हम प्रीफिक्स, यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 8 होगा, ऊपर 8 होगा। जो 8 है ना, ये ऊपर होने वाला है। 8 कहाँ होने वाला है? ऊपर होने वाला है, यानी कि पावर में होने वाला है। अगर हम 3 लाख में क्या करें बाबू, 3 लाख में क्या करें, 1000 से गुना कर दे और मीटर प्रति सेकेंड कर दे। क्लियर है यहाँ तक ना? क्योंकि के जगह पे हम लगा सकते हैं 1000। आपको हम बताए हुए लेक्चर वीडियो में पार्ट 1 में ही इसको बताए हुए, काफ़ी डिटेल्स में बताए हुए उसकी, इसमें थोड़ा हम ज़्यादा टाइम भी लिए हुए हैं। ठीक है, तो उसको देखिए काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको गुना करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, तो देख सकते हैं आप कितने जीरो होने वाले हैं, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। तो 3 2 5 2 7 1 8 जीरो हो जाएगा ना। इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, 3 × 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 8 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो होता है उल्टा होता है, सॉरी सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु का, ओ बाबू यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का जो आवर्धित होता है, आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा जो होता है, बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 24 है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। देखिए दंत विशेषज्ञ की बात किया जा रहा है और अपने क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ा प्रतिबिंब करने के लिए, अगर बड़ा प्रतिबिंब करना चाहेगा तो ऑटोमेटिक समतल दर्पण का उपयोग करेगा, अगर छोटा प्रतिबिंब करना होता तो उत्तल दर्पण का भी उपयोग कर सकता है, अवतल का भी कर सकता है। लेकिन सदैव क्या होता है, जब छोटा की बात आता है तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, और जब बड़ा की बात है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब हो, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, तो ऑटोमेटिक है काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा तो ऑटोमेटिक है सीधा होगा, तो काल्पनिक और आवर्धित होगा ना 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 ये गलत है बाबू, वास्तविक और आवर्धित होगा ये भी गलत है, काल्पनिक और छोटा होगा ये राइट है, काल्पनिक होगा और छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, यानी कि पार कर जाता है कहे जाते हैं। देखिए वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की पूर्ण किरणें आप मतलब पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, आपका जो घर में क्या होगा, शीशा, दर्पण नहीं बाबू, आपको हम बताए हुए हैं दर्पण और शीशा में अंतर क्या होता है, आपको हम लेक्चर वीडियो में बताए हुए हैं। शीशा, आपके घर का जो शीशा होगा ना, यानी कि जो शीशा होता है ना, वो बहुत अच्छे से आपको पारदर्शी का एक बहुत अच्छा उदाहरण होने वाला है। यानी कि आपका जो मोबाइल का टेम्पल ग्लास बोलते हैं ना हम लोग, टेम्पल ग्लास, वो क्या है, पारदर्शी का एक बहुत बेहतर उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, चंद्रमा किस प्रकार के वस्तु का उदाहरण है। अच्छा, किस प्रकार के वस्तु का उदाहरण, तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, अप्रदीप्त, प्रदीप्त, प्रदीप्त या अप्रदीप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताए हुए थे बाबू, चंद्रमा जो है ना एक मिरर की तरह काम करता है। क्या करता है? एक मिरर की तरह कार्य करता है और सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देता है, जिससे हम लोगों को लगता है कि चंद्रमा क्या है, अपना प्रकाश हम लोगों को दे रहा है, लेकिन वह अपना प्रकाश हम लोगों को नहीं देता है, यानी कि वह अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब, बीम मतलब क्या होता है बाबू, वस्तु होता है, बीम मतलब क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन मतलब आवर्धन आपको बताए हुए हैं ना बाबू, एम जैसे सूचित करते हैं, इसके बारे में लेक्चर वीडियो में बताए हुए हैं। तो अगर ऋणात्मक होता, आपको हम बताएं ऋणात्मक है इसका मतलब उल्टा है, ऋणात्मक है तो उल्टा, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो उल्टा होगी, यानी कि वास्तविक होगी, उल्टा यानी कि वास्तविक होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ओ बाबू 29 नंबर क्वेश्चन नहीं है क्या, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, पता ना कुछ कारण छूट गया होगा। संयुग्मी में फोकस संभव है केवल, देखिए समयुग्मी जो होता है ना उसमें अवतल दर्पण में सिर्फ फोकस संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। आपको बताया फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है। फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी जो होती है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी कि 2f होती है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो इसमें अगर 2 से गुना करें, 20 इंटू 2 सेंटीमीटर कर दे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण की क्या है, फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। चलिए आपको हम थोड़ा रिवाइज कराते हैं। उत्तल दर्पण कैसा होता है, उससे उत्तल उससे उभरा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कहाँ पे होता है, इधर होता है ना, दर्पण के पीछे होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की तरफ से रंगा हुआ होता है, देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार का क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। इसका क्या हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी ना बाबू तो फोकस से होकर गुजरती हुई महसूस होगी। चलिए इसको हटाइए, इस बात को हटाते हैं हम लोग, यहाँ समझते हैं। अगर उसकी फोकस दूरी क्या होगी, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 32 सेंटीमीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या है, 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, 32 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी,
आपको हम बताए हुए हैं, प्लस माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए आपको हम यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, आपको हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं। आपको नहीं करती है परिपाटी में आपको बताए होंगे परावर्तन सॉरी अपवर्तन कोण की दिशा में, अपवर्तित किरण की दिशा में सॉरी अपवर्तित किरण की दिशा में जो दूरी नापी जाती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक यानी कि प्लस होती है। तो देखिए अपवर्तन क्या परावर्तन सॉरी अपवर्तन किरण है ना, आपतित किरण है, तो आपतित किरण की दिशा में देखिए यही आपतित किरण है ना, इधर जा रही है किरण, किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इधर जा रही है यानी कि हम फोकस को भी यहाँ से नापते हैं ना, पोल से नापते हैं, तो ऑटोमेटिक ये धनात्मक दूरी होने वाली है। और धनात्मक होगी तो वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, क्या है 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी आधी ही ना फोकस होगी यानी कि 16 सेंटीमीटर होगी। 16 सेंटीमीटर किस में होगी, तो प्लस में होगी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपने प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में समझते हैं। इसका थ्योरी को हम क्लियर कर देंगे यहाँ पे, इसको हम लेक्चर वीडियो में नहीं बताए हुए थे, तो इस थ्योरी को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। इस थ्योरी को समझने का प्रयास कीजिएगा। सपोज कीजिए यह एक दर्पण है, मतलब हाँ ये एक सतह है और यह इसका क्या है, एक दर्पण है, और ये दर्पण को हम परावर्तक सतह को बना दिए हैं, और यहाँ पे क्या है, एक वस्तु का प्रतिबिंब है, क्या है, एक प्रतिबिंब है, और ये क्या है, वस्तु है। हम जानते हैं कि समतल दर्पण में इसकी जो लंबाई होती है यानी कि एच होती है, हाइट जो होती है दोनों की क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए हम एच कर दिए हैं, एच ड्रेस नहीं किए हैं। अब क्लियर है। और इसकी दूरी भी क्या होती है, बराबर होती है, इसको भी यू मान रहे हैं और इसको भी यू मान रहे हैं। हम जानते हैं यू भी कहा जाता है लेकिन हम यू यू मान रहे हैं। क्लियर है। देखिए अगर ये 3 सेंटीमीटर क्या है बाबू, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है ना, और ये भी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो देखिए इसके तुलना में यानी कि ये भी जो वस्तु है ना, वो वस्तु अगर देखता है, जो वस्तु है अगर ये देखता है तो इसको क्या लगेगा, डबल यानी कि दुगुना की तेजी में आ रही है, यानी कि उसको लगेगा कि 6 सेंटीमीटर की तेजी में आ रही है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। लेकिन जो चाल होती है रियल में, वास्तव में जो चाल होती है ना बाबू, वो चाल क्या होती है, जो इसकी चाल होगी ना वो भी इसकी चाल होगी, यानी कि दोनों चाल क्या होती है, आपस में बराबर होती है। लेकिन वही वस्तु देखेगा, यानी कि ये वाला जो वस्तु है, ये वस्तु देखेगा कि इसका जो चाल कितना आ रहा है, इसका चाल कैसा हो रहा है, तो इसका चाल डबल प्रतीत होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। बात समझिए यहाँ पे बात समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए वस्तु के तुलना में, वस्तु की जो तुलना में जो होगा ना, प्रतिबिंब की जो चाल होगी वो दुगुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। और लेकिन उसकी चाल जो होती है वास्तव में क्या होती है, उसकी चाल जो होती है बराबर होती है। चाल क्या होती है, बराबर होती है। जो चाल वस्तु की चाल होती है वही चाल क्या होती है, प्रतिबिंब की भी चाल होती है। लेकिन वस्तु की तुलना में, वस्तु अगर उस वस्तु को प्रतिबिंब को देखता है कि वो किस चाल से आ रही है, तो उसको लगेगा कि वह डबल चाल से आ रही है, यानी कि दुगुनी चाल से आ रही है, चाल से आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमको आशा है कि आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। आप सभी को क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। देखिए बात समझिएगा, यहाँ पे क्या करें। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु किंतु यहाँ पे लग रहा है दूर रखने पर उल्टा, प्रतिबिंब एक बार सीधा बना है और एक बार उल्टा बन रहा है, तो हम जानते हैं एक ही दर्पण है जो उल्टा सीधा बड़ा छोटा बराबर प्रतिबिंब बना सकता है, उसका नाम है बाबू अवतल दर्पण। तो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। हम जानते हैं सदैव छोटा प्रतिबिंब एक ही दर्पण बनाता है, चाहे कहीं भी रखिए, कहीं भी वस्तु की मतलब स्थिति हो, कहीं भी हो, तो है उसका नाम है उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में सदैव जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, हम कह सकते हैं फोकस पर भी बनता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, तो बाबू ये गलत बात है। वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, ये भी गलत है। कहीं भी बन सकता है ना, कहीं भी नहीं बनता है। कहीं भी कहने का मतलब वक्ता केंद्र भी आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही बच रहा है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। किसी वस्तु को हम सीधा
तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं, सीधा नहीं है बाबू, हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु जो है ना प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है, यानी कि प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। देखिए जब ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई क्या है, वस्तु है, और इसको हम देख पाते हैं अपनी आंखों से, अगर हम देख पा रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है ना, तो यहाँ से प्रकाश की किरण हमारे आंखों तक पहुँचती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, इस वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो इस वस्तु को हम कभी नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं किसके सहायता से, परावर्तन की सहायता से, अपवर्तन की सहायता से, नहीं परावर्तन की सहायता हो उसमें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परावर्तन की सहायता से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 38 है, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, समतल दर्पण में नहीं बन सकता है और उत्तल दर्पण में नहीं बन सकता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है समतल दर्पण में, तो ठीक है सर, समतल दर्पण तो इसका राइट आंसर होना ही चाहिए। अगला भी देखते हैं, अवतल दर्पण है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में समतल तथा अवतल दर्पण दोनों में, यहाँ पे अवतल आ गया है तो क्या कर रहा है, एक गलत कर दे रहा है इस ऑप्शन को भी। और सभी दर्पण में अवतल में नहीं बनता है, यानी कि अवतल में तो बनता ही है वास्तविक प्रतिबिंब, तो यहाँ पे समतल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, अवतल दर्पण के फोकस से चलते किरणें परावर्तन के बाद। देखिए अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से चलती है, फोकस से नहीं गुजरती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। जी हाँ सर, हम जानते हैं कि सिर्फ एक वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक, ये क्या लिख दिए भैया, हम केवल जो है वास्तविक, क्या वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, कौन बनाता है बब्बू, वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण बनाता है। तो आपको हम बोल दिए, तो इसका मतलब हो सकता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर लेंगे क्या, कभी नहीं ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम आपको लोगों को टेस्ट करना चाहिए इसलिए हम वैसे बोले, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ एकमात्र दर्पण बनाता है जिसका नाम है अवतल दर्पण, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को हम कभी भी पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 41 नंबर है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। हम सभी को जानते हैं ये कोई समतल दर्पण है और यहाँ से कोई किरण आ रही है और यहाँ से निकल जा रही है, ठीक है, और आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब से एक कोण बनाती है, ठीक है, अभिलंब से अगर 60 डिग्री का कोण बना रही है तो यहाँ पर भी क्या होगी, 60 डिग्री का ही कोण बनाएगी, यानी कि एंगल जो आई होता है ना, एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है, एंगल आई जो होता है एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये सपोज कीजिए गोला है बाबू, हमसे गोला तो जीवन में कभी नहीं बना है ना, आज कहीं बनेगा, चलिए इसको हम मान लेते हैं गोला है, ठीक है, और इस जो केंद्र होता है ना, इस केंद्र से ना, केंद्र से किसी दर्पण, इस दर्पण को अगर हम पेंट कर दें, यहाँ तक पेंट कर दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस केंद्र से इस दर्पण के ध्रुव यानी कि दर्पण के केंद्र तक की दूरी को, दर्पण के केंद्र यानी कि बीच वाली दूरी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या यानी कि आर बोलते हैं। और पूरा को हम क्या बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक है कि भाई मुख्य अक्ष बोल सकते हैं या प्रधान अक्ष बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है प्रधान अक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समतल दर्पण से किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो देखिए समतल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उल्टा प्रतिबिंब नहीं होता है, यह क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। और समतल दर्पण का विशेषता होता है बराबर प्रतिबिंब बनाता है, क्या होता है, बराबर प्रतिबिंब बनाता है, इसके ऑप्शन में बराबर कहीं है नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, एक गोलीय दर्पण है और उसकी वक्ता त्रिज्या यानी कि आर जो है क्या है, 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी, हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, तो हम इसको 28/2 कर सकते हैं ना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कटा देंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नई करतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है, नई करतीय
पाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे, यानी कि दर्पण के सामने कोई भी वस्तु अगर दर्पण के सामने है, कोई भी वस्तु अगर दर्पण के क्या है सामने है, तो सोचिए ये मान गए ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर इसके सामने इधर है, इसका परावर्तक इधर से अगर हम इसको पेंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो क्या हो रही है, आपतित किरण की परावर्तित दिशा में जा रही है ना, विपरीत दिशा में जा रही है, तो ऑटोमेटिकली निरात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अगर हम उत्तल दर्पण लेते हैं, ठीक है, तो उत्तल दर्पण के सामने यहाँ यहीं पे रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, ऑटोमेटिक ये भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाएगा, ऋणात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नाई द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दर्पण है। नाई एक दर्पण का प्रयोग करता है, वो जो होता है नाई कैसा दर्पण प्रयोग करेगा, पहले एक बात सोचिए। नाई जो है हमेशा बड़ा दर्पण प्रयोग करेगा। क्यों बड़ा उपयोग करेगा, क्योंकि हम जानते हैं केस जो होता है हमारा छोटा होता है। हम चेक करेंगे ना बाबू कहाँ पे मेरा केस जो है अच्छे से कटा है, कहाँ पे अच्छे से सेव हुआ है, कहाँ पे मेरा मतलब केस का अच्छे से कटिंग नहीं किया गया, उसके लिए कैसा प्रतिबिंब चाहिए, कम से कम बड़ा प्रतिबिंब तो चाहिए। तो बड़ा प्रतिबिंब एकमात्र दर्पण बनाते हैं जिसका नाम क्या है, अवतल दर्पण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ विकृत हो सकता है। देखिए गोलीय दर्पण का जो यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो सकता है। देखिए गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण भी आते हैं, उत्तल दर्पण भी आते हैं। अवतल क्या है, अवतल, और क्या है उत्तल। अवतल उससे क्या होता है, उससे होता है उभड़ा, यानी कि उभड़ा हुआ भी हो सकता है, यानी कि बाहर, उभड़ा मतलब क्या होता है बाहर की तरफ। और देखिए और मतलब क्या होता है अंदर, यानी कि अंदर की तरफ भी हो सकता है। अंदर की तरफ कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण कैसा दर्पण है, तो गोलीय दर्पण है। उत्तल दर्पण भी क्या है, गोलीय दर्पण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अंदर और बाहर की ओर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ विकृत हो सकता है। अच्छा अभी हम बताएं बाहर की तरफ, बाहर की तरफ यानी कि उभरा हुआ हो, बाहर की तरफ यानी कि उभरा हुआ हो, तो ऊ से उभरा हुआ, ऊ से क्या हो जाएगा उत्तल, ऊ से उभरा हुआ और ऊ से उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। देखिए वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी कि सी सब्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है। हम क्वेश्चन समझ नहीं पाए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, अच्छा कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, मान के एक कोई गोलीय दर्पण, इसको हम मान लेते हैं, क्या है मानते, क्या है ही बाबू अवतल दर्पण है। और इसे क्या मानते हैं, इसे क्या, एक मिनट ब्रो, ये अवतल दर्पण है और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया ना। और इसका जो दर्पण का केंद्र, ये दर्पण का केंद्र इसी को ना मानेंगे हम, और दर्पण का केंद्र इसी को ना मानेंगे, तो ये सभी हमारा क्या हो जाता है, ये सभी क्या हो जाते हैं, ध्रुव हो जाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो इसे किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वह कहा जाता है, तो उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या बोला जाता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू, और हमें आशा है कि आप सभी अभी तक लाइक कर ही दिए होंगे। इतना कहने के बाद आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी है, तो आप लोग लाइक तो कर ही देंगे। तो एक बार सिर्फ इस वीडियो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है, और जिससे आप लोगों के लिए हम नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणें के पथ दर्शाने, आपको हम बताए हुए थे कि किरण आरेख जो है ना, प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कथन की बात आ रही है तो हमको चारों कथन को पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऑटोमेटिक है भैया, हम बताए हुए थे ये। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बताए हुए थे ना। प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, बिल्कुल बात सही है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बात सही है। आभासी सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को, किसको, सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। जब तीन बात सही होगा तो ऑटोमेटिक चौथा बात गलत होगा, लेकिन हम चौथा बात को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या गलत है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। अवशोषक यानी कि प्रकाश को अंदर, अपने अंदर समा लेता है, ना ना ना, समतल दर्पण अपने अंदर प्रकाश को समा लेता है, कभी नहीं।
वो परावर्तन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश एक छोटा सा भाग ही पार कर सकता है, प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर सके, यानी कि एक ऐसा जिस प्रकार पारदर्शी में क्या होता है, प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाता है, लेकिन इसमें प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं करेगा, हल्का सा पार करेगा, तो उसे बोलते हैं पारभासी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको लेना है तो आपके घर में कोई शीशा है तो उसको रगड़ दीजिए, और रगड़ने के बाद क्या होगा, उस पर स्क्रेच आ जाएगा, जिसका बोलते हैं स्क्रेच, और स्क्रेच के आर पार अच्छा दिखाई नहीं देता है, प्रकाश आने की पूर्ण रूप से पार नहीं करता। दूसरा देखना है तो अपने माथे में अगर तेल लगाए होंगे तो पेपर फाड़िए, माथे में रगड़िए, उस चार पर देखिए दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा, यानी कि पारभासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपतन कोण होता है, आपतन कोण क्या होता है बाबू, तो आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण होता है, नहीं बाबू। परावर्तित किरण और दर्पण के बीच का कोण होता है, ये भी नहीं। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर होता है, ना ना ना। खींचे गए अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है, जी हाँ सर। देखिए ये जो मान गए ये दर्पण है ना, ये निकल गया प्रकाश की किरण, और यहाँ पे क्या है, अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है, तो जो आपतन कोण होता है इसी यही ना होता है, तो ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण होगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रकाश परावर्तित कोण का मान होगा। देखिएगा क्वेश्चन फिर से समझिएगा, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे हाँ, ए रहा हमारा क्या है, समतल दर्पण, और उस पर क्या हो रहा है, कोई किरण लंबवत पड़ रहा है, क्या हो रहा है, लंबवत पड़ रहा है, ठीक है। लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान होगा, तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, इसी पर प्रकाश की किरण वापस लौट जाएगा, तो परावर्तन कोण का जो मान हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन कोण का तो कोई मान ही नहीं हो रहा है बाबू, यहाँ पे परावर्तन कोण बन कहाँ रहा है, उसी पथ पे निकल जा रहा है, उसी पथ पे आएगा तो यहाँ पे कोई एंगल का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 0 डिग्री हो जाएगा, ऑटोमेटिक राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं। चलिए हम इसे समतल दर्पण है, ठीक है, दो समांतर समतल दर्पण, और यहाँ पर भी क्या है, एक समतल दर्पण है, दोनों बराबर है, और यहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर दिया जाए, इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो बाबू इसमें इतने प्रतिबिंब बन जाएंगे ना, इतने बन जाएंगे कि आप उसे गिन नहीं पाइएगा कभी भी। अगर हम गिन नहीं पाते तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पक्ष में उत्पन्न विचलन कोण का मान होगा। सोचिए, दर्पण द्वारा किरण के पक्ष में दर्पण कोण का मान होगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो बाबू हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको हम विचलन कोण के बारे में भी पढ़ा है, जाकर लेक्चर वीडियो देखिए आप, लेक्चर वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, क्या करना है बाबू, कमेंट करना है। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि आपको कमेंट में किस प्रकार लिखना है सर 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फलना ABC या डी जो भी हो सही होगा, जो आप पूछे हुए थे। सर जो आप क्वेश्चन पूछे हुए थे उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, या सर 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होने वाला है, या भैया जो बोलना है बाबू वो बोल सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो भी हो आप उसे हमें कमेंट में बताइए। हमें मालूम है कि आप लोगों को इसका आंसर मालूम है, एकदम इजी आंसर बाबू, इसके हम बता दे तो चलिए हम बता दे क्या, बता दे ना बताए बता दे, चलिए आपको हम इजी कर देते हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शन है ना, इसी दो में से एक होगा, कि बता ही दे, नहीं रहने देते, नहीं बताते हैं, छोड़ते हैं आप लोगों के लिए। अगला देखते हैं, यदि आप एक स्ट्रेट समतल दर्पण की ओर 4 सेंटीमीटर की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा। अभी आपको उस समय कंसेप्ट क्लियर किए हुए थे, ऑटोमेटिक चाल बराबर रहता है, लेकिन आप अगर देखिएगा तो उसको लगेगा डबल, यानी कि दुगुना से आ रहा है, यानी कि 4x4 हो जाएगा, 2x4 हो जाएगा, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो उससे पहले थोड़ा हम बता दें आप लोगों को, अगर आप हमारे चैनल अगर आप इस चैनल पे, और यह आपका चैनल है, अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया जाता है।
तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट में जो सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दे सकते हैं। वीडियो कैसा था, कैसा नहीं था, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और एक बात, आप लोग कहते हैं सर आप हिंदी सही से मतलब पढ़िए क्वेश्चन का, तब बाबू आपको बताते हैं। हम सोचिए बात को, हम यहाँ पे हिंदी इसका पढ़ने आए तो नहीं है, मेरा काम है आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। हम क्वेश्चन कभी भी सही ढंग से नहीं पढ़ते, जानबूझकर नहीं पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन क्यों पढ़े भाई? क्वेश्चन आपको हमको समझाने से मतलब है, हम आपको क्वेश्चन समझाने का रिस्क लेते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं, आंसर समझाते हैं। इसीलिए आपके क्वेश्चन को लगता होगा कि कहीं की है तो कहीं का बोलते होंगे। जैसे कि किसी समतल दर्पण का फोकस दूरी का मान होता है, जैसे की के जगह पे हम का बोल दिए, हम बोल देंगे समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, मान क्या होता है, मान हटा दिए। तो इससे हिंदी पढ़ना नहीं बोलते हैं बाबू, ठीक है। हम इसमें इंटरेस्ट रखते भी नहीं है, हमको काम है कि आपको क्वेश्चन को समझाना। तो ऐसा बेहुदा कमेंट आप लोग करने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, तो किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है बाबू? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है ना, उसका मान जो होता है इनफाइनाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका, सॉरी सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।